वो यूजुअली लोकल लेवल पे सारे पार्टी वाले गुंडे ही हैं, सही है। मतलब मैं कहूँगा, मैंने कह रहा सारे, नॉट टू जर्नलाइज, ठीक है, सारे नहीं है, 80% तो हैं भाई, 80% तो मैं ठोक के कह सकता हूँ गुंडे हैं, एक से एक गुंडे बने हैं। आप ठीक है, पर जो भी लोग हमारा डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, हाँ खतरे में है, पर मैं बताऊं हिंदू खतरे में नहीं है, पर डेमोक्रेसी ज़रूर खतरे में है, हमारी जुडिशरी ज़रूर खतरे में है, हमारी जर्नलिज्म ज़रूर खतरे में है, हमारी पार्लियामेंट ज़रूर खतरे में है, हमारे ह्यूमन राइट्स खतरे में है, ठीक है, हमारा जस्टिस सिस्टम खतरे में है, ये खतरे में, हमारे बच्चों के फ्यूचर खतरे में है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इनकी सुरक्षा खतरे में, ये खतरे में। पर इसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है रिया चक्रवर्ती की। और भाइयों बहनों, गाइज एंड गर्ल्स और खुश बेबी, क्या हाल है आपके? सही है। तो भाई आज आपके लिए एक हम सेगमेंट लाए हैं, जब हम स्टार्ट, वो एक इट्स लाइक अ हाउ टू ट्यूटोरियल। मैं आपको कुछ करना सिखाऊंगा और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, जैसे जैसे वो करते रहेंगे, है ना। तो ये हाउ टू किल अ डेमोक्रेसी स्टेप बाय स्टेप फीचरिंग मोदी गवर्नमेंट। तो आपको हम इसमें टाइम टू टाइम बताएंगे कि कैसे आप किल कर सकते हैं डेमोक्रेसी को, तबाह कर सकते हैं डेमोक्रेसी को, उसके सिस्टम को। आपको एग्जांपल देके, ऑफ कोर्स, एक सरकार का जो हो रहा है। तो आज स्टेप 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टेप 1 है किलिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर स्पीच हो सकती है, आपका कोई ओपिनियन है, आपको राइट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन की आप अपनी बात रख सकें, आप अपने जवाब पूछ सकें अपने हुक्मरानों से, लीडर से, मिनिस्टर से, अपने पब्लिक सर्वेंट से, जो अब मोर ऑफ वो बन गए हैं, गुंडे बन गए हैं कि भाई सवाल के जवाब नहीं देने और ऐसा ऐसा। अब ये क्या हो रहा है रिसेंटली, अगर आप अवेयर हो गए, अगर आपको इनफ टाइम मिल गया, पबजी से आपको एक ब्रेक मिल गई है, तो आप शायद रियल इश्यूज़ के बारे में देख रहे होगे। तो खबरें चल रही थी अभी कि उमर खालिद को अंदर कर दिया गया, जेल में कर दिया गया, उस पर युआपा लगा दिया गया है। देशद्रोह का चार्ज उस पर लगा दिया गया है। एक उसने महाराष्ट्र में एक स्पीच दी थी जिसके मतलब उसकी वजह से इस पर एलिगेशन लगा है कि भाई ये स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करती है। फॉर मतलब महात्मा गांधी की बात करी और बताया कि महात्मा गांधी ने अगर लड़ने का हमें सबसे बड़ा हथियार कुछ दिया है तो अहिंसा दिया है, वो सत्याग्रह दिया है। सिविल लापरवाही, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये महात्मा गांधी के लड़ने के तरीके थे। अगर आज उस महात्मा गांधी के बताए हुए सिद्धांत पे अगर कोई चल रहा है तो वो इस देश की आवाम चल रही है, और इस देश की आवाम को अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो वो शाहीन बाग की औरतों ने दिखाया है। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठाकर लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट राइट, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। एक दायरे में रह के, और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए या जो है वो ये है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपनी आइडियाज़, अपने ओपिनियंस को आगे रख सकते हैं टिल द पॉइंट कि वो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करें या वो डिस्क्रिमिनेटरी हो आपके कमेंट्स, या वो वायलेंस इंसाइट करते हो। तो आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए जहाँ पे आपकी स्पीच वायलेंस इंसाइट कर रही है और डिस्क्रिमिनेशन इंसाइट कर रही है, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट,
ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इज़ एन इंडियन लॉ एम्ड at effective prevention of unlawful activities association in India. Its main objective was to make powers available for dealing with actives directed against the integrity and sovereignty of India. मतलब this is what this law is in writing. टी राजा सिंह ये एमएलए है बीजेपी का तेलंगाना से। मैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। देश की रक्षा के लिए हर वो नौजवान को AK-47 चलाने की शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा वो पत्थर और तलवार से नहीं होगा, वो बम और गोली से होगा। ठीक है, अब आपने ये सुनी इसकी स्पीच, अब इस पे युवा पानी लगा है। ठीक है, अब जो आपने सुनी होगी उसकी जो उसने स्पीच दी थी उमर खालिद ने, उसकी स्पीच और इस स्पीच में इसमें ये टी राजा कह रहा था गोली मारो सालों को और भी हर हिंदू को अपने घर में AK-47 रखनी चाहिए। ये हेट स्पीच है क्या? इस चीज़ के लिए लोगों को जेल में जाना चाहिए या उस चीज़ के लिए जेल में जहाँ पे एक बंदा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रख रहा है, वो इक्वालिटी इंटीग्रिटी की बात कर रहा है, ठीक है, वो इंडियन होने की बात कर रहा है, उसको अंदर कर दिया जाता है और ये लोग बाहर है। सही है। अब खुशबू भी, ये तो मैं थोड़ा बताया आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ अपने आइडियाज़ रखने की आज़ादी, अपनी बात बोलने की आज़ादी ये होती है। और अब इसको ख़त्म कैसे किया जा रहा है? कल्चरली, सोशली और सिस्टेमेटिकली। ठीक है, कल्चरली कैसे नहीं है, हाँ जी आप बड़ों के आगे सवाल नहीं पूछ सकते, आप चुप रहें, यह कल्चर है। ये कुछ चीज़ों तक अच्छा है, बट जब आपका रोम पॉलिटिक्स और लॉ मेकिंग की फील्ड में आ जाता है, जिससे आपके सर्टन बिलीव्स और आपकी आइडियोलॉजी से किसी दूसरे बंदे की ज़िंदगी पे जब इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है ना, तब एक प्रॉब्लम आ जाती है। तब मुझे लगता है कि मेरा बोलना ज़रूरी हो जाता है। तब दूसरा था कल्चरली, सोशली कैसे आपको पता है सोशली कैसे ख़त्म किया जा रहा है? डिसेंट होता है कि आप टू स्पीक द ट्रूथ अगेंस्ट पावर, बेसिक लाइक इन अ नटशेल डिसेंट की ये वो है, क्या कहते हैं, डेफिनेशन। अब आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे बड़ा सीन है, अगर आपने किसी सर्टन पार्टी के बारे में कुछ बोल दिया, वो यूजुअली लोकल लेवल पे सारे पार्टी वाले गुंडे ही हैं। सही है, मतलब मैं कहूँगा, मैंने कह रहा सारे, नॉट टू जर्नलाइज, ठीक है, सारे नहीं है, 80% तो हैं भाई, 80% तो मैं ठोक के कह सकता हूँ गुंडे हैं, एक से एक गुंडे बने हैं। आप गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को आप बोल के देखो। और आप ऐसे, मतलब बंदा क्या बोलता है, मैं जानता ना वास्ता, ठीक है, मेरा मोदी जी से कुछ पर्सनल तो है नहीं, मेरे इलाके के मिनिस्टर से कुछ लेना देना तो है नहीं है पर्सनल, मैं उनके पास कैसे जाऊंगा? मैं जाऊंगा अपना हक लेने एज ए सिटीज़न, ठीक है, उनको याद दिलाने, उनका ना दरवाज़ा खटखटाने कि भाई जी खड्डे कौन भरेगा, अपना लोगों के पास खाना नहीं है, काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, पढ़ाई में स्कूलों में आपकी टीचरें नहीं है, तो एज अ कंसर्न सिटीज़न बंदा बोलता है। अब सोशली क्या किया जाता है जी, अगर आप किसी को बोल दो तो पहले तो आपको सोसाइटी चुप कराती है। सबसे पहले तो सोसाइटी छोड़ो, आप यंग बंदे हो, आप क्वेश्चनिंग माइंड हो, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप इस दौर में आए हो, खुश में भी आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, आपके पास चॉइस है टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वांट। आपके पास इंटरनेट की पावर को आप छोटा मत समझें, ठीक है, इंटरनेट में बहुत पावर है और बड़ी सरकारों को हिलाया हुआ है आज तक इंटरनेट है। आज जो भी सरकार के अगेंस्ट बात उठा रहे हैं, या अगेंस्ट नहीं कहूँगा मैं, अगेंस्ट ना बड़ा वो हो जाता है, बड़ा ब्लैक एंड वाइट टर्मिनोलॉजी हो जाती है। आप कहते हो जी तुम तो एंटी हो, एंटी नहीं वर्ड होता, अगेंस्ट नहीं है, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ किस चीज़ पे कर रहे हैं? मैंने ये थोड़ी बोला कि मोदी जी का कुर्ता ठीक नहीं लग रहा था,
मोदी जी ने काम ढंग का नहीं किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे को कोई पर्सनल नहीं है ना कुछ खार, वो तो और काम करती हूँ। मेरा लड़का बीमार रहता है, स्पेशल है। मेरे लड़की का घर टूट गया, उसका भी पैसा इसमें डूबा हुआ है, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। भाड़ा कैसे भरे, खाए कैसे लॉकडाउन में हम लोग का कोई सुनने वाला है? मोदी जी कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जाग रहे हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं है। हम लोग ऐसे ही जिए, भारत है, देश है, इस देश पे कौन पूछा करेगा सर? हम लोग तो रो रहे हैं ना, देश में क्या हो रहा है? कभी मोदी जी पूछे हम लोग की हालत क्या हो रही? गांव में जाके दिखाएंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमारी हालत क्या हो रही है? हम लोग घर घर काम किए। पर मेरे फेलो इंडियंस, मेरे फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को प्रॉब्लम आ रही है तो अपन बोल रहे हैं। पैसा बैंक में अटका हुआ है, कोरोना की वजह से ना पेमेंट मिल रहा है, ना मेरे हस्बैंड का काम चल रहा है। अभी बैंक में से पैसा निकाल के खाने का बोला तो वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। अभी कौन से प्रॉब्लम्स बताएंगे? बराबर अभी 11 महीने हो गए। सरकार ने क्या किया? 20 लाख करोड़ रुपया बांटा बोलता है, वो किसके गले में गया, किसने खाया? हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला है। तो सोशली तो भैया आपको पहले तो कोई बोलने नहीं देगा, आपके घर वाले ही रोक लेंगे। अरे नहीं, तेरे को क्या बता, तेरे को क्या बता। ठीक है, चलो ये आप पहले तो यही बड़ा एक माइलस्टोन हो जाता है कि आप अपने घर वालों को कन्विंस कर पाएँ। और जिस तरह का इन्होंने एक वो घुट्टी पिलाई हुई है, धर्म और नेशनलिज्म की एक घुट्टी पिलाई हुई है, अफीम की डली की तरह, बस लोग बस झंझन लगी हुई है इनकी। ठीक है, और इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। चलो अगर आप भी जाएं, और एक ना सोसाइटी का नॉर्म है जो आप शायद नहीं जान जाएंगे, क्योंकि ये बड़े टाइम से ना ये कल्टीवेट हुआ गया था। ये कि आपको अगर लग रहा होगा ना कि नहीं ये तो 2014 के बाद ही सीन स्टार्ट हुआ, नहीं आप गलत है। 2014 के बाद नहीं हुआ, ये कम से कम 100 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे। आपको शायद पता भी होगा, पर अभी मैं नाम नहीं ले रहा, आगे ज़रूर लेंगे, बिल्कुल लेंगे, एक बंदे का नाम लेंगे, पर थोड़ी रिसर्च करके। सही है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया हुआ था? कल्टीवेट किया हुआ था सोसाइटी को किसी भी तरह का डिसेंट हटाने के लिए। आप क्योंकि उसको कवर अप कर देना धर्म का, नेशनलिज्म का पट्टा लगा के कि अगर इसने ये बात बोल दी तो ये एंटी हिंदू है, इसने ये बात बोल दी तो ये एंटी इंडिया है। पहले आप उनसे पूछो तो सही भी, हिंदू की डेफिनेशन क्या है, इंडिया की डेफिनेशन क्या है? तो ये सवाल पूछें। तो ऐसे करती है आपकी सोसाइटी, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और आपके डिसेंट के राइट को रोकती है। आप पे कल्चरली प्रेशर डाल के, आप सोसाइटल प्रेशर डाल के, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपकी लोकल कम्युनिटी है, उसका एक प्रेशर होता है। तो बस आपको एक लेवल दे दिया जाता है आपकी बात की, जो मेन वैल्यू रखती है चीज़, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। बस आपको क्वेश्चन करता हुआ अगर किसी ने देख लिया तो भैया आप पे पट्टा लगा देंगे, एंटी इंडिया का, एंटी मोदी का, एंटी जो भी होता है, एंटी बना देते हैं ना, पता नहीं क्या क्या चीज़ करते रहते हैं। और जो मेन, चलो ये तो सारी चीज़ें हैं, लड़ा जा सकता है, कल्चर से भी लड़ा जा सकता है, सोसाइटी से भी लड़ा जा सकता है, कर सकते हैं। पर जब कानून ऐसे बन जाए, जब सिस्टम ऐसे चेंज हो जाए कुछ भी, जब आपको मौका ही ना मिले सवाल करने का। अब मैं आपको एनालॉजी जो दे रहा था, बात कर रहा था मोनार्की और डेमोक्रेसी की, है ना। तो मेरा दोस्त था बड़ा, जब उसने मेरे को बात बताई थी, कहता मोनार्की और डेमोक्रेसी, कहता क्या थी वो बात, बेट एंड बैलेट सेम थिंग, है ना, बेट एंड द बैलेट सेम थिंग। पर डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी में आपने सिर्फ चूमने नहीं होते जो आजकल लगाया हुआ है। ये वजह, एक तो हमारे जो BND न्यूज़ नेटवर्क वाले बंदे हैं, ये भी चूमने लगे हुए हैं, है ना। क्या मतलब, पता नहीं, कुछ अनोखी सरकार है ये, ऊपर वाले ने तराश के बनाए हैं बंदे को। ओहो, और आपके सामने ही है, आपको टेंशन, आपको अभी दिखेगी। ये जो मिडिल क्लास है ना, अभी सच्चाई के आगे एक पर्दा था। वो पर्दा किसका था? आपके मीडिया और आपके जर्नलिस्ट का, और आपके जो, अरे हमारी हुकूमत की बात सुनो। अरे भाई रिलैक्स करो ना, बीपी बढ़ गई है आपकी, बीपी बहुत बढ़ गई है। कई मामले ऐसे होते हैं ना कि चिल्लम चिल्ली करके कुछ नहीं होगा, चिल्लम चिल्ली करके कुछ नहीं होगा, चीख चीख कर चिल्लाऊंगा। और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं तो इनको दिक्कत क्या होती है?
और जोर जोर से चिल्लाऊंगा, और चिल्लाना जरूरी है। तो ये प्रोपेगेंडा मशीनरी है, और एक इस सरकार की जो आईटी सेल है उसकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, इसने एक पर्दा लगाया हुआ है आपकी आंखों के सामने, ठीक है। अब वो पर्दा जो जितनी देर वो टिक सकता था ना, अब वो टिक गया। अब जो मंदी गरीबों ने 6 महीने से जो एक्टिवली झेल रहे हैं, बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे कैसे करेंगे बताओ हमें आप। इस बॉर्डर से भगा दिया, यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे, अब जाए कहाँ से, जाके अम्बाला से आ रहे हैं। और जब से डिमोनेटाइजेशन हुई है तब से जो लोग झेल रहे हैं, आज वो आपके ऊपर आने वाली है, जब आपके चेक वैक बाउंस करेंगे और आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। मेरा ये पॉइंट है कि जो शक्तिकांता दास जी जो गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर, वो मुंबई में रहते हैं और 1 साल से हम लोग उनसे मिलने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनको क्या इतना भी टाइम नहीं कि वो हमसे एक बार एक मीटिंग कर सके? क्यों? सवाल यही प्रशासन का है, प्रशासन की प्राथमिकता क्या है। ये अपना ही पैसा मांग रहे हैं, ये किसी और का पैसा नहीं मांग रहे हैं। कई मीटिंग कर चुके हैं, कई जगहों पे जा चुके हैं, कई जगहों पे बातचीत की है, कोई समाधान नहीं मिला। इसलिए अब भले ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी बातें आप कर लें, लेकिन जब आपके घर पर पैसे नहीं होंगे, जब लोगों की नौकरियां जाएगी, जब उन्हें नहीं पता कि उनका घर कैसा चलाना है, वो भी तब जब आपने अपना पैसा रखा हुआ था, आपने प्लानिंग की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी और की गलती की वजह से 9 लाख परिवारों को अगर भुगतना पड़ रहा है, तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन? कुछ भी पार्लियामेंट, लोकसभा, सबको पता है, हमारे जो मंत्री होते हैं वहाँ जाके बैठते हैं ना लोकसभा में बात करने के लिए। तो भाई जो लोकसभा का पहला आवर होता है ना, द फर्स्ट आवर, कुछ भी वो क्वेश्चन आवर होता है। मतलब क्वेश्चन आवर ऐसा होता है कि उसमें कोई वो नहीं, मतलब देयर इज़ अ सर्टन प्रोसीजर टू इट, बट क्वेश्चंस का कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप एक सर्टन बंदे को सर्टन सही, अगर आप एक किसी दूसरी स्टेट के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगर आप एमपी हैं और सामने नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आप उसमें, और लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया के बारे में सवाल पूछ सकते हैं या आप उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, आप भाई किसी भी चीज़ के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। आप फाइनेंस मिनिस्टर को पूछ सकते हैं, भाई ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ गॉड है तो कैसे है, और ये हम आपको बताएंगे कैसे ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस है और बॉर्डरलाइन क्राइम है जो सरकार ने आपके साथ, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया के साथ किया है, जो आपको भी पता लगेगा। और काफ़ी लोगों को इसके हाल दिख चुके हैं, इसीलिए वो जो लोग हैं प्रोटेस्ट हैं कर रहे हैं, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पीएमसी बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स हैं जिनके पैसे चले गए हैं, ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ सर्टन पार्ट ऑफ सोसाइटी को पहले दिख गया है, इसलिए वो वोकल है। मैं तो आपकी बात सुनने वाला नहीं हूं। स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, नहीं सुनेंगे आपकी बात। पर पूरा का पूरा पैसा बैंक में अटका हुआ है। कोरोना की वजह से ना पेमेंट मिल रहा है, ना मेरे हस्बैंड का काम चल रहा है। अभी बैंक में से पैसा निकाल के खाने का बोला तो वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। अभी कौन से प्रॉब्लम्स बताएंगे? बराबर अभी 11 महीने हो गए। सरकार ने क्या किया? 20 लाख करोड़ रुपया बांटा बोलता है, वो किसके गले में गया, किसने खाया? हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला है। अरे भाई हम सुनने वाले लोग नहीं हैं, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, तो फिर ये क्या करेंगे? ये किसका क्या बिगाड़ लेंगे? ये समझते नहीं है क्या? हम जब सुनने वाले हैं ही नहीं भाई। मेरा ये पॉइंट है कि जो शक्तिकांता दास जी जो गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर, वो मुंबई में रहते हैं और 1 साल से हम लोग उनसे मिलने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनको क्या इतना भी टाइम नहीं कि वो हमसे एक बार एक मीटिंग कर सके? क्यों? सवाल यही प्रशासन का है, प्रशासन की प्राथमिकता क्या है। सुनिए ना मेरी बात, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, ठीक है ना? अभी मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, इनको सुनना होगा। अब उनको क्या किया जा रहा है, जो ये BND न्यूज़ नेटवर्क है, जो इनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जो ये नेशन वांट्स टू नो गाय है, ये अब आपको रात को आके रिया चक्रवर्ती के पीछे भगा देते हैं। भागो भागो भागो, कंगना रनौट के पीछे भागो भागो भागो। आप पीछे पता किन को छोड़ रहे हैं? आप छोड़ रहे हैं उन फार्मर्स को जिनको शायद अब MSP ना मिले, क्योंकि सरकार सुनती तो है नहीं। सरकार हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, तो फिर ये क्या करेंगे? ये किसका क्या बिगाड़ लेंगे? वो गांधी जी के 3 बंदर, और ये तो
इतने बड़े फॉलोअर है, ये भी आपको बताएंगे हम एक सीरियल में। तो अभी ये पता कौन से बने हुए हैं, आंखें तो इनकी बंद हो गई हैं, पहले ही बंद हो गई थी। जो इनजस्टिस हो रही थी, सड़कों पे लोगों को काटा मारा जा रहा था उससे, ठीक है, अब वो आंखें तो इनकी पहले बंद है, दिख तो इनको रही नहीं ना। गरीब की दिक्कतें तो इनको दिख तो पहले ही नहीं रही हैं। तो बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे कैसे करेंगे बताओ हमें आप। इस बॉर्डर से भगा दिया, यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे, हम जाए कहाँ से, जाके अम्बाला से आ रहे हैं। तो एक उम्मीद होती है कि आवाम का शोर पहुंच जाए, ठीक है, हमारी प्रोटेस्ट की, हमारी डिसेंट की आवाज़ पहुंच जाए सरकार तक। आपको पता है कितने कम न्यूज़ चैनल में कुछ भी पता है, लिटरली मैं आपको यहाँ पे स्टैट्स लगाऊंगा, तेरे को दिखाऊंगा, तेरे को तो मैं बताता रहता हूँ एवरी डे भाई। अगर एक महीने में भाई 30 डिबेट्स हुई हैं ना, जो ये प्राइम टाइम डिबेट्स होती हैं, जो ये बड़े बड़े स्टूडियो में, करोड़ों के स्टूडियो में, जो पता नहीं कहाँ से आते हैं पर देखते हैं, तो करोड़ों के स्टूडियो में जो बैठ के ये शो चलाते हैं, डिबेटें चलाते हैं, इनके मैं एक ना वो है कुछ भी ऑल्ट न्यूज़ करके, और ऐसे ना ऐसी कई फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं जो इनको अकाउंटेबल रख रही हैं। और ये आई माइंड यू, ये इंटरनेट की ताकतें हैं सारी, क्योंकि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो बिक चुका, वो हमारा वन पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, यही जो जर्नलिज्म का होता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा पिलर होता है, कि आप अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, उनको अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हैं कि भाई व्हाट द फक इज़ हैपनिंग, राइट है, व्हाट द फक इज़ हैपनिंग। तो कुछ भी कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये कैसे सिस्टमेटिकली सब सिस्टम में घुस गए हैं आपके कल्चर में और सोसाइटी में। तो ये पहले से है ये सोच सवाल ना पूछने की और एक एक्सेप्ट कर लेनी। ये मिडिल क्लास में होता है। मिडिल क्लास की पता क्या है, मैं बताता हूँ। हमारी मिडिल क्लास बड़ी खोखली मिडिल क्लास है, अंदर से बड़ी खोखली मिडिल क्लास। जब तक हमारे बच्चों के स्कूल चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जब तक हमारी नौकरी चल रही है अच्छी बात है, हमारी दुकान चल रही है अच्छी बात है। अब आपकी दुकान बंद है, अब आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है, अब आपकी फटने वाली है, क्योंकि मोनेटोरियम हो गया ख़त्म। जो आपने अभी अभी शायद घर लिया होगा होम लोन लेके, अब उसकी EMI कैसे भरोगे, ठीक है। जो आपने अच्छी लग्जरी गाड़ी ली थी अपने बच्चों के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, उसकी किस्तें कैसे भरेंगे। जब आपकी जॉब चलेगी, आप एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को कैसे दे पाएंगे। लगने वाले लौंडो आपके मिडिल क्लास, मिस्टर मिडिल क्लास लगने वाले हैं आपके। तो कुछ भी अभी कमिंग एट टू पॉइंट, सिस्टमेटिकली क्या होता है, वो तो जो लोकसभा का पहला आवर होता है ना, वो होता है क्वेश्चन आवर। वहाँ पे आप खड़ के सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं GDP के बारे में। वो तो एक्ट ऑफ कर करके माता साइड में ही हो गई है, जिसको हमने माता बना दिया था, लक्ष्मी माता, जब वो आई थी, सही है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते। अब उसने एक माता में बात डाल के एक्ट ऑफ गॉड बना के पल्ला झाड़ लिया, तो साइड हो गई मैडम, कोई बात नहीं। आप उस क्वेश्चन आवर में खड़ के आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट द फक इज चाइना डूइंग हमारी टेरिटरी में। और आप को नहीं पता भी नहीं होगा शायद, और आपको पता, छोड़ो खुशबू भी, ये भी बड़ा सीन है। देयर इज़ अ रियली बैड ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको एक ही मुद्दे के बारे में, एक ही इशू के बारे में 4 सोर्सेज से इशू आ रही है। अब मान लो कुछ बचौदी आपका नेशन वांट्स टू नो गाय कर रहा है, और कुछ बचौदी जिसको जो ये IT सेल चला रहा है, इसके लिए भी हम सेपरेट एक वो एपिसोड बनाएंगे, IT सेल हाउ इट फंक्शंस, यू नो। ये हाउ सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू किल अ डेमोक्रेसी, फिर कभी हम बात करेंगे हाउ टू सेल प्रोपेगेंडा, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो भाई आपको फिर इन्फॉर्मेशन आती है व्हाट्सएप जैसे सोर्सेज थे, भाई वो आते हैं ना, मैसेज आते हैं बड़े बड़े, भाई आज यहाँ पे ये हुआ, और अपने 100 दोस्तों को शेयर करे। तो ऐसी बड़ी बुलशिट सर्कुलेट होती है, वो फेक न्यूज़ होती है। तो
बंदा भरोसा ही नहीं कर रहा, बंदे को पता ही नहीं है जाना कहाँ पे, किसके पास जाऊँ। तो वही अब आप वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मोदी जी को, भाई मोदी जी आपने पार्लियामेंट बंद रखी है, आपने सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया, ठीक है, पार्लियामेंट बंद कर दी, क्यों? क्योंकि जो वो कहते हैं कुछ भी कि हम ना वो कम करेंगे कोरोना वायरस का रिस्क, बड़ा रिस्क है ना हमारे मोटे मोटे अब ठीक है जी, इन्होंने बच्चों को धकेल दिया कोविड के रिस्क में और ख़ुद को बचा लिया क्वेश्चन आवर कम करके। करना क्या चाहते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चनिंग कम करना चाहते हैं, सवाल नहीं पूछना देना चाहते, ठीक है जी। अब क्या है कि ये रीज़न उन्होंने ये दिया कि कोरोना वायरस का रिस्क कम करने के लिए। इनको कोई पूछे कि भाई साहब जो आपकी ये जो रैलियाँ निकलनी हैं, अब इनके इलेक्शन आने वाले हैं, स्टेट इलेक्शन है, आई गेस यूपी, उत्तर प्रदेश में या बिहार में, वन ऑफ द स्टेट्स, अभी आपको कंफर्म करके बताता है, ठीक है। अब इनकी रैलियाँ निकल रही हैं इसी सरकार की, करंट सरकार की। अब इनकी रैलियों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे ख्याल इनकी रैलियों में शायद इनको पता भी नहीं है कोरोना वायरस एक्सिस्ट करता। अगर आप इनकी वीडियोस और ये फुटेज को आप देखें उसको पता लगेगा कोरोना वायरस नथिंग। पर पार्लियामेंट में जब बात आती है आम आदमी के हक की बात करने के लिए, जब बात आती है अपना जस्टिस देने के लिए, तब कोरोना वायरस है, तब पार्लियामेंट नहीं चलेगी, क्वेश्चन आवर कम होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, जस्टिस डिले होगी एक कॉमन मैन को। तो ये तो थे कैसे सिस्टमेटिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस में डिसेंट को, क्वेश्चनिंग को ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। और महात्मा गांधी की बात करी और बताया कि महात्मा गांधी ने अगर लड़ने का हमें सबसे बड़ा हथियार कुछ दिया है तो अहिंसा दिया है, वो सत्याग्रह दिया है। सिविल लापरवाही, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये महात्मा गांधी के लड़ने के तरीके थे। अगर आज उस महात्मा गांधी के बताए हुए सिद्धांत पे अगर कोई चल रहा है तो वो इस देश की आवाम चल रही है, और इस देश की आवाम को अगर किसी ने रास्ता दिखाया है तो वो शाहीन बाग की औरतों ने दिखाया है। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठाकर लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। पे उन्होंने युवापा लगा दिया, ठीक है। अब वो करना क्या चाह रहे हैं, अब मैंने शायद आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई, वीडियोस प्ले की, वो जो उमर खालिद ने बोला और जो बीजेपी के हाथ जोड़कर निवेदन, जो फ्रीडम आपने हमारी आर्मी को दिया है, हमें भी एक 10 मिनट के लिए फ्रीडम दे दो। 10 मिनट के लिए हमें फ्रीडम दे दे। नो अरेस्ट, नो FIR, सिर्फ 20 मिनट का टाइम दे दो। अरे 20 मिनट नहीं तो नहीं, कम से कम 10 मिनट का टाइम दे दो। नो FIR, नो अरेस्ट। बीजेपी के MLA टी राजा सिंह ने बोला, जो तेलंगाना से है। अब आप बताएं किस पे युवापा लगना चाहिए, कौन हेट स्पीच असल में कर रहा है। और ये एक नहीं है, एक बंदा नहीं है, ये उमर खालिद जैसे कई लोगों पे, और वो लोग पता क्या है, वो कोई मंत्री नहीं है, वो स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो लॉयर्स हैं, मतलब जो, और उनकी एक हिस्ट्री है उन लोगों की। दे वर लाइक बस वो ना अंडरग्राउंड रह रहे थे और दे वर प्लानिंग समथिंग मलिशियस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, और उन पे युवापा लगा देना चाहिए और उन पे ये जो भी उन्होंने चार्जेस लगाए हैं वो लगा देने चाहिए, ठीक है। नहीं, वो कोई अंडरग्राउंड बंदे नहीं थे, देवर जो फिगर है, एक वो सीताराम येचूरी, आई थिंक CPIM का इज़ द चीफ, ठीक है, वो योगेंद्र यादव, ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो जिनकी एक हिस्ट्री है
जिन्होंने हमेशा प्रो डेमोक्रेसी प्रो कॉन्स्टिट्यूशन बातें की हैं, जिन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया का आइडिया हमेशा आगे रखा है, एक सेकुलर इंडिया का आइडिया रखा है, और जो गांधीयन वैल्यूज़ में मानते हैं, ये वो लोग हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है इस गवर्नमेंट द्वारा। वो क्यों किया जा रहा है ये, पर अब ऑन द अदर हैंड अब ये तो थी सरकार की पर्सपेक्टिव से एक दे आर ब्रीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एंड दे आर कंसिडरिंग एज देशद्रोही एक्ट, ठीक है, उस पे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगा। अब ये जो इनके मंत्री हैं, ठीक है, टी राजा सिंह, मोदी जी हाथ जोड़कर निवेदन, जो फ्रीडम आपने हमारी आर्मी को दिया है, हमें भी एक 10 मिनट के लिए फ्रीडम दे दो। 10 मिनट के लिए हमें फ्रीडम दे दे। नो अरेस्ट, नो FIR, सिर्फ 20 मिनट का टाइम दे दो। अरे 20 मिनट नहीं तो नहीं, कम से कम 10 मिनट का टाइम दे दो। नो FIR, नो अरेस्ट। अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, परवेश वर्मा, CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। ठीक है, आपने अब इन सब की क्लिप्स देखी, अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये हेट स्पीच नहीं है? और इन पे टू बी फ्रैंक शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा, कोई केस नहीं, नथिंग, दे आर लेट फ्री, और काफ़ी टाइम तक ये स्पीच, ठीक है। तो सर आपने अब ये देखी क्लिप्स उमर खालिद की कि उसने कितना बड़ा देशद्रोह कर दिया, कितनी बड़ी हेट स्पीच कर दी, और आपने देखी इन बीजेपी के करंट सिटिंग गवर्नमेंट मोदी 2.0 के ये मिनिस्टर्स हैं। एक बार फिर इनका नाम ले लेते हैं और एक बार फिर इनकी वीडियो चला देते हैं। टी राजा सिंह MLA तेलंगाना से, विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा, CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं। ये बंदे हैं, इनकी अब आप वीडियो देखो, उमर खालिद की वीडियो देखो, या जो बातें योगेंद्र यादव ने कही हैं या सीताराम येचुरी ने कही हैं, इन लोगों ने कही हैं, ठीक है। आप इनकी चीज़ें देखो, आपको पता लगेगा भाई प्रो इंडिया कौन बातें कर रहा है और अगेंस्ट इंडिया कौन बातें कर रहा है, कौन नॉन वायलेंस गांधीयन वे ऑफ प्रोटेस्ट की बात कर रहा है और कौन आपको कह रहा है कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप के जाने तक रुक जाओ, फिर हम देखना, हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे, ठीक है। अब ये है, अब बाकी सारा मुल्क में वो चल रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। आपको ये चीज़ें कोई भी नहीं बता रहा, पीछे से ये सरकार क्या कर रही है, आपकी प्रॉब्लम्स का, आपकी डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के जो इस सरकार से सवाल पूछते हैं सबको जेल में करना, सबको जेल में करना, ठीक है। कोई सवाल ना पूछ ले, कोई ऐसी कोई बात ना कर दे जहाँ से सरकार एक्सपोज होती हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये आप डिसाइड करो कौन प्रो इंडिया है और कौन एंटी इंडिया है, कौन प्रो डेमोक्रेसी है, कौन नहीं है। अगर आपको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए तो भाई आपके लिए वीडियो थी ही नहीं, ठीक है। पर जो भी लोग डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, हाँ ख़तरे में है, पर मैं बताऊं हिंदू ख़तरे में नहीं है, पर डेमोक्रेसी ज़रूर ख़तरे में है, हमारी जुडिशरी ज़रूर ख़तरे में है, हमारी जर्नलिज़म ज़रूर ख़तरे में है, हमारी पार्लियामेंट ज़रूर ख़तरे में है, हमारे ह्यूमन राइट्स ख़तरे में है,
ठीक है, हमारा जस्टिस सिस्टम खतरे में है, ये खतरे में, हमारे बच्चों के फ्यूचर खतरे में है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इनकी सुरक्षा खतरे में, ये खतरे में। पर इसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है रिया चक्रवर्ती की। ये जो साले BNDs हैं, अपना न्यूज़ माफिया चलाते हैं, जो ये बैठ के नेशन वांट्स टू नो, और ये BND लोग जो है। सुनिए मेरी बात, तकलीफ होगी, सुनना पड़ेगा। मैं तो आपकी बात सुनने वाला नहीं हूं। स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, नहीं सुनेंगे आपकी बात? अरे भाई, हम सुनने वाले लोग नहीं हैं, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। तो फिर ये क्या करेंगे? ये किसका क्या बिगाड़ लेंगे? ये समझते नहीं है क्या? हम जब सुनने वाले हैं ही नहीं भाई, सुनिए ना मेरी बात। ठीक है, और आपका ध्यान है ये कंगना के पीछे और ये पीछे रिया चक्रवर्ती के, तो उसमें भी आप लोगों ने नोटिस किया, आपका ध्यान जस्टिस फ्रॉम सुशांत से कैसे हट गया? भारत रेगिस्तान है, आप कह सकते हैं कि रेगिस्तान रेपिस्तान है, वो सब कुछ ठीक है, मगर बॉलीवुड में छोटा सा गटर नहीं जा सकता। एक डमी को हमने बेड पर रखा हुआ है। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सुशांत के कमरे में हुआ क्या होगा। जो गले पर निशान है जी सुशांत के, वो थोड़ा सा चौड़ा निशान है जी, और वो निशान है ओ शेप का जी। कहा यह जा रहा है कि वो V शेप का निशान होना चाहिए जी। समझने की कोशिश करते हैं कि सुशांत ने अगर आत्महत्या की होगी तो जो बेड का फ्रेम है, वुडन फ्रेम, उसके ऊपर उन्होंने अपने पैर को रखा होगा, और उससे जो हाइट होगी पंखे की, वो 5'11" के आसपास है। मैं चाहती हूँ कि संजय राउत जी मुझसे माफी मांगे, और जिस तरह से मेरे आत्मसम्मान को, जिस तरह से मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया है, सारी दुनिया के सामने मुझे बेइज्जत किया गया है, मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज के लिए मुझसे माफी मांगे। उस बेचारे का क्या, ठीक है, उसका जस्टिस तो रह गया ना आपके ड्रामे में, क्योंकि आपको मसाले चाहिए। रिया चक्रवर्ती कब क्या उठ रही है, क्या हग रही है, क्या नहा रही है, क्या खा रही है, आपको तो वो जानना है। आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, और आप उनको देख भी रहे हो उन चैनल्स को, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए ये चीज़ें। और जब सुशांत की बात होती है, ठीक है, और जैसे सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो इस इशू के बारे में भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। और फॉर श्योर अगली वीडियो में आपके साथ मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, मैं और आपके साथ शेयर करूँगा मेंटल वेलबींग के बारे में, कैसे ये लॉकडाउन ने, इस पेंडेमिक ने असर डाला है लोगों की मेंटल हेल्थ पे, कैसे उसने बुरा इम्पैक्ट डाला है, तो इसकी भी बात करेंगे। क्लोजिंग ऑफ, तो आप डिसाइड करें क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या हेट स्पीच है, कौन सी स्पीच प्रो इंडिया है, कौन सी स्पीच एंटी इंडिया है। और इंटरनेट पे ही लोग अपनी बात कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट करोगे डंडे पड़ जाएंगे। और आप अभी के लिए मैं आपको यंगस्टर्स को रिकमेंड नहीं करूँगा प्रोटेस्ट करने के लिए, बट एटलीस्ट आप अगर नहीं कर रहे प्रोटेस्ट, या आप तरीका बदल सकते हैं। प्रोटेस्ट करने का बड़ा ज़रिया है आजकल, यूट्यूब के लाइक्स डिसलाइक से डिसेंट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बात रखी जा रही है, ठीक है। हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे ऑन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे। तो इंटरनेट की बड़ी ताकत है, आप लोगों की बड़ी ताकत है जो देख रहे हैं। मैं घर काम करती हूँ, मेरा लड़का बीमार रहता है, स्पेशल है, मेरे लड़की का घर टूट गया, उसका भी पैसा इसमें डूबा हुआ है, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। भाड़ा कैसे भरे, खाए कैसे लॉकडाउन में हम लोग का कोई सुनने वाला है। मोदी जी कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जाग रहे हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं है। हम लोग ऐसे ही जिए, भारत है, देश है, इस देश में कौन पूछा करेगा सर? हम लोग तो रो रहे हैं ना, देश में क्या हो रहा है। कभी मोदी जी पूछे हम लोग की हालत क्या हो रही, गाँव में जाके दिखाएंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमारी हालत क्या हो रही है। हम लोग घर काम किए, पर पूरा का पूरा पैसा बैंक में अटका हुआ है। कोरोना की वजह से ना पेमेंट मिल रहा है, ना मेरे हस्बैंड का काम चल रहा है। अभी बैंक में से पैसा निकाल के खाने का बोला तो वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। अभी कौन से प्रॉब्लम्स बताएंगे। बराबर अभी 11 महीने हो गए,
सरकार ने क्या किया, 20 लाख करोड़ रुपया बांटा बोलता है, वो किसके गले में गया, किसने खाया, हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला है। मेरा ये पॉइंट है कि जो शक्तिकांता दास जी जो गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर, वो मुंबई में रहते हैं और 1 साल से हम लोग उनसे मिलने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनको क्या इतना भी टाइम नहीं कि वो हमसे एक बार एक मीटिंग कर सके? क्यों? सवाल यही है, प्रशासन कहाँ है, प्रशासन की प्राथमिकता क्या है? तो हमें यही एक जरिया है जिससे हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और अपने हुक्मरानों को अपनी तकलीफ़ें, अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और उनका ध्यान खींच सकते हैं इसकी तरफ। तो मिलते हैं नए अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय। सब तो पहला इस वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਫਟੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ।